जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 20 मिसलेनियस क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि सारे प्रश्नों का फुल एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। अगर आप लोगों को कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। खेलों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए परमवीर चक्र, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी अशोक चक्र, ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अर्जुन पुरस्कार जो है वह आपको वर्ष 1961 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1961 से। और याद रखिएगा कि यह खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, यानी कि जिन खिलाड़ी का रिकॉर्ड जो है पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छा रहा हो, खेल भावना का सम्मान किया हो, अनुशासन में रहा हो, ऐसे खिलाड़ियों को क्या होता है कि अर्जुन अवार्ड जो होते हैं दिए जाते हैं, जिसमें उसके पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन को देखा जाता है। तो इस अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो आपको वर्ष 1961 में। तो फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि अर्जुन अवार्ड के तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है। तो देखिए अर्जुन अवार्ड के तहत 15 लाख रुपए की राशि जो होती है वो आपको प्रदान की जाती है। इसके अलावा अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न कर रहा है कि खेलों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए उसके बाद है एक ऑप्शन है परमवीर चक्र। तो देखिए ये जो परमवीर चक्र है ये आपको युद्ध में वीरता के लिए दिया जाने वाला क्या है कि आपको सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए परमवीर चक्र की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन पहला अवार्ड जो था वो आपको वर्ष 1947 में ही दिया गया था। और ये जो परमवीर चक्र है इसके जो प्रथम विजेता थे वो आपको मेजर सोमनाथ शर्मा थे। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि बताइए अब तक परमवीर चक्र से कितने व्यक्ति को सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए परमवीर चक्र से अब तक 21 व्यक्ति को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से 14 व्यक्ति को मरणोपरांत यह अवार्ड मिला था, जबकि 7 जीवित व्यक्ति को यह पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। और अंतिम बार जो यह अवार्ड दिया गया है यह आपको 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान हमारे जो एक वीर शहीद सैनिक हुए थे जिनका नाम था आपको कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है ना, उन्हीं को दिया गया था। और याद रखिएगा कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने क्या किया था कि एक स्लोगन दिया था। वो स्लोगन जो था उस समय काफ़ी प्रसिद्ध रहा था। उस स्लोगन का नाम है ये दिल मांगे मोर। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। पहला अवार्ड कब दिया गया था? 1947 में। ये जो परमवीर चक्र है इसके प्रथम विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है ना। और अब तक कितने व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा चुका है? 21 व्यक्ति को, ठीक है ना, जिसमें से 14 मरणोपरांत और 7 जो है वो आपको जीवित व्यक्तियों को दिया गया। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। फिर है आपको ऑप्शन सी अशोक चक्र। तो देखिए अशोक चक्र जो है वो आपको शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यह आपको सैनिक और असैनिक दोनों को दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो व्यक्ति असाधारण क्या करते हैं कि साहस दिखाते हैं या असाधारण साहस दिखाने के दौरान अगर वो शहीद हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी अवार्ड जो होते हैं वो दिए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात यह हुई कि ये जो अशोक चक्र है, ठीक है ना, ये आपको मरणोपरांत भी दिया जाता है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि अशोक चक्र किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए अशोक चक्र जो है वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। और इस अशोक चक्र की जो स्थापना हुई थी 4 जनवरी 1952 को। कब हुई थी? 4 जनवरी 1952 को। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आइए जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी, ठीक है ना। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह आपको भारत में साहित्य जगत का क्या है कि सबसे बड़ा पुरस्कार है। यानी कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा सम्मान है वह आपको कौन है? तो वह है आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किन लेखकों को दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किन लेखकों को दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में, ठीक है ना, कि जो आपको वर्णित 22 भाषा है, ठीक है ना, उसमें से मतलब कि किसी भी भाषा के लिए जो लिखा गया लेख होगा, ठीक है ना, और वह सर्वश्रेष्ठ लेख होती है तो ऐसे लेखकों को क्या होता है कि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जो वर्णित 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना, इस 22 भाषाओं के लिए क्या होता है कि आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ से कई सारे विविध प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ज्ञानपीठ अवार्ड के तहत कितने रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड के तहत 11 लाख रुपये की राशि जो होती है वो आपको प्रदान की जाती है। साथ साथ बाग देवी की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे कर लिया जाएगा कि बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो प्रथम विजेता थे कौन थे। तो यह आपको जी शंकर कुरूप थे, जिन्हें मलयालम
भाषा के लिए क्या हुआ था कि आपको प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से अकित्तम अच्युतन नंबूदिरी को क्या किया गया, सम्मानित किया गया, जबकि 2020 के लिए अभी घोषणा नहीं हुआ है। फिर यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि कि अंग्रेजी का पहला लेखक कौन था जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो वे आपको अमिताभ घोष थे। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि हिंदी साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ अवार्ड कौन जीते थे। तो वो आपको सुमित्रा नंदन पंत जीते थे। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर है कि ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो वो आपको आशापूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था बांग्ला भाषा के लिए। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो वहीं एक नंबर प्रश्न कह रहा है कि खेलों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो यह आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए 2 में क्या करा है, निम्न में से किस पुस्तक का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ऑप्शन ए हितोपदेश, ठीक है ना। ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी पंचतंत्र, ऑप्शन डी कथा सरित सागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचतंत्र। तो ये जो पंचतंत्र है इसके जो लेखक है वो आपको विष्णु शर्मा है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। जबकि हितोपदेश के जो लेखक है वो आपको नारायण पंडित है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक जो है वो आपको कालिदास है। कालिदास को हम लोग भारत के शेक्सपियर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। फिर है आपको कथा सरित सागर, इसके जो लेखक है वो आपको सोमदेव है। कौन है, सोमदेव है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पंचतंत्र, ठीक है ना। चलिए 3 में क्या करा है, जीव मिल्खा सिंह, ठीक है ना, ज्योति रंधावा, टाइगर वुड्स किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ऑप्शन है एथलेटिक्स, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी पोलो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्फ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गोल्फ। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन सी गोल्फ हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न की। क्या कह रहा है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से उधार धन लेता है। देखिए ऑप्शन ए बैंक दर, ऑप्शन बी रेपो दर, ऑप्शन सी रिवर्स रेपो दर, ठीक है ना, ऑप्शन डी सांविधिक तरलता दर, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब RBI किसी भी व्यावसायिक बैंक से क्या करता है कि आपको उधार धन जो लेता है और उस पर वो जो ब्याज देता है वो आपको रिवर्स रेपो दर कहलाता है। जबकि व्यावसायिक बैंक अगर क्या करता है कि RBI से जो धन उधार लेता है वह दर आपको कहलाता है रेपो दर। क्या कहलाता है, रेपो दर, ठीक है ना। तो देखिए, तो जब RBI उधार देगा तो वह दर रेपो दर कहलाएगा, लेकिन जब कोई व्यावसायिक बैंक उधार देगा तो वो आपको रिवर्स रेपो दर कहलाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा रेपो दर जो होता है वह रिवर्स रेपो दर से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। तो ये जो 4 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी रिवर्स रेपो दर। चलिए 5 में क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाधिवक्ता पद का उपबंध है। अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 270। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165। तो आइए जानते हैं कि राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में कि आखिर करिए महाधिवक्ता क्या होते हैं, सॉलिसिटर जनरल हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो सॉलिसिटर जनरल है इसके लिए जो संविधान में प्रावधान है वो आपको अनुच्छेद 165 में। तो 5 का तो सबसे पहले सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरी बात कि ये जो महाधिवक्ता है इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो आपको राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि राज्य में, ठीक है ना, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको राज्यपाल करते हैं और यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। याद रखना है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल, जिसको हम लोग कहते हैं आपको महाधिवक्ता। दूसरी बात है कि ये जो महाधिवक्ता होते हैं यह आपको राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं। यानी कि जब इच्छा होगी राज्यपाल क्या कर सकते हैं कि महाधिवक्ता को उसके पद से हटा सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो वहीं 5 का जो प्रश्न है आपका वो क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाधिवक्ता पद का उपबंध है। तो यह आपको अनुच्छेद 165 में, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न है उसको क्लियर कर लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को कहीं से किसी प्रकार की कोई डाउट होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए 6ठे नंबर प्रश्न की ओर क्या कर रहा है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड किसकी सहायक कंपनी है। ऑप्शन ए कर रहा है साधारण बीमा निगम, ऑप्शन बी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, ऑप्शन सी भारतीय जीवन बीमा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साधारण बीमा निगम। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड है इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1973 में हुआ था। याद रखना है कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1919 में, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1973 ईस्वी में हुआ था। फिर यहाँ से एक प्रश्न
आएगा कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो आपको मुंबई में है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो वहीं 6 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान के कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड किसकी सहायक कंपनी है, तो वो आपको साधारण बीमा निगम का क्या है कि सहायक कंपनी है। तो 6 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 7 में, क्या कर रहा है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए ये जो विटामिन क्या है कि सी जो है वो आपको दूध में नहीं पाया जाता, तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। गाजर में आपको विटामिन ए पाए जाते हैं, आंवला में आपको विटामिन सी पाए जाते हैं, ठीक है ना। सूर्य के जो प्रकाश होते हैं उसमें आपको विटामिन डी जो होते हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है ना। 3 चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रख लेना है, ठीक है ना। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं 8 नंबर प्रश्न की, क्या कह रहा है, स्मारकों की मामल शैली का विकास किस काल के स्थापत्य कला की शैली है। ऑप्शन ए चोलकालीन, ऑप्शन बी पल्लवकालीन, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटकालीन, ऑप्शन डी चालुक्यकालीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पल्लवकालीन। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं पल्लव वंश के बारे में। तो देखिए पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो आपको श्री विष्णु थे, और पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो आपको कांचीपुरम थी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है। फिर कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो देखिए पल्लव वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपको अपराजित वर्मन थे। कौन थे, अपराजित वर्मन। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो वहीं 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्मारकों की मामल शैली का विकास किस काल के स्थापत्य कला की शैली है, तो ये आपको पल्लवकालीन है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की, क्या कह रहा है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत के प्रथम महिला कौन थी। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी विजया लक्ष्मी पंडित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि किन किन भारतीय व्यक्ति को या भारतीय मूल के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसमें सबसे पहले आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में क्या हुआ था कि आपको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। और इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वह पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा भारतीय सीवी रमन थे, जिन्हें 1930 में क्या हुआ था कि प्रकाश के प्रकीर्णन के खोज के लिए क्या हुआ था कि इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना, भौतिकी के क्षेत्र में। उसके बाद अरविंद खुराना, इन्हें क्या हुआ था कि 1968 में क्या हुआ था कि आपको मतलब चिकित्सा जगत का मतलब कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा, इन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एस चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में क्या हुआ था कि आपको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भौतिकी कहते हैं और शास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। BS नयपाल, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में क्या हुआ था कि 2001 में मतलब ये जो नोबेल पुरस्कार है वह दिया गया था। वेंकट रमन कृष्णन, इसको जो 2009 में क्या हुआ था कि आपको मतलब कि क्या कहते हैं कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में मतलब नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा कि वेंकट रमन कृष्णन को 2009 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आपको केमिस्ट्री के क्षेत्र में अर्थात रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में क्या हुआ था कि शांति के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी को 2019 में क्या हुआ था कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया था। तो देखिए तो इसमें से जो कुछ लोग हैं वह क्या है कि भारतीय नागरिक है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। इसके अलावा आपको सीवी रमन के अलावा आपको अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी, तो ये जो 4 व्यक्ति है, ठीक है ना, ये आपको भारतीय नागरिक है। क्या है, भारतीय नागरिक है और इन्हें क्या हुआ था कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जबकि भारतीय मूल के व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको अरविंद खुराना हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा एस चंद्रशेखर हो गए, ठीक है ना, BS नयपाल हो गए, वेंकट रमन कृष्णन हो गए, अभिजीत बनर्जी हो गए। तो ये सब भारतीय मूल के क्या है व्यक्ति है, ठीक है ना। इसके अलावा मदर टेरेसा जो कि मूल रूप से अल्बानिया की थी लेकिन भारत में आकर बस गई थी, ठीक है ना। तो बाहर से आकर भारत में बसने वाले में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो आपको कौन है, तो आपको मतलब कि मदर टेरेसा, हालांकि बाद में ये भारत की नागरिकता को ग्रहण कर लिए थे। अब एक व्यक्ति जो है दलाई लामा, जिन्हें 1989 में क्या हुआ था कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दलाई लामा जो है मूल रूप से तिब्बत के है, ठीक है ना, लेकिन वो भारत में आकर निवास करते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो भारत की नागरिकता को अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 2 व्यक्ति ऐसे भी है जिनका जन्म भारत में हुआ है, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, जैसे कि आपको रोनाल्ड रॉस, ठीक है ना, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति और है रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है ना, जिनका जन्म जो हुआ था मुंबई में और इन्हें भी क्या हुआ था कि आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन चीज़ों को भी याद रखना है कि भारत में जन्मे 2 व्यक्ति को क्या है कि नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है ना।
जो कि आपको बाद में चलकर दूसरे देश की नागरिकता को ले लिए थे, ठीक है ना। ऐसे में आपको रुडयार्ड किपलिंग और एक जो है आपको कौन है, तो रोनाल्ड रॉस है। तो इन चीज़ों को याद रखना है, इनका केवल जन्म भारत में हुआ था, ठीक है ना। जबकि अन्य जो लोग हैं, ठीक है ना, वह भारतीय मूल के हैं और कुछ दिनों तक उनका भारत से भी संबंध रहा। हालांकि बाद में वह क्या हुआ कि विदेश चले गए, ठीक है ना। मतलब कि सफलता जब चरम सीमा पर थी उसके बाद वो विदेश गए थे, तो वहाँ पर उन्हें क्या हुआ था कि नागरिकता देकर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। नोबेल पुरस्कार दिया कब से जाता है, तो वर्ष 1901 से दिया जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है चेनानी नासरी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं चेनानी नासरी सुरंग के बारे में। तो देखिए चेनानी नासरी सुरंग को हम लोग क्या कहते हैं कि पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो चेनानी नासरी सुरंग है इसकी जो लंबाई है 9.28 किलोमीटर है। कितना है, 9.28 किलोमीटर है। और यह आपको NH-44 पर क्या है, स्थित है। कौन, तो वह आपको चेनानी नासरी सुरंग जो कि भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग है। तो ये जो चेनानी नासरी सुरंग है इसका जो कार्य शुरू हो गया था, ठीक है ना, वो आपको 2011 में। लेकिन यह चेनानी नासरी सुरंग जो बनकर तैयार हुआ था 2017 में, तब जाकर उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को किया गया था। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कहीं से कोई समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर समस्या आए तो उसका समाधान जरूर करवा लेना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, क्या कर रहा है, पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और नवाब किसे बनाया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन है मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी हैदर अली, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मीर जाफर, ठीक है ना। तो देखिए पलासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, जिसमें आपको एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। तो उस समय युद्ध में अंग्रेजी सेनापति का जो नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना, यानी कि अंग्रेजी सेना का, वो आपको रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। जबकि आपको भारत की ओर से, ठीक है ना, बंगाल के जो शासक थे, ठीक है ना, सिराजुद्दौला, उनकी ओर से जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर ने धोखाधड़ी कर दिया, इस वजह से नवाब जो था इस युद्ध को क्या कर गया, हार गया। तो कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि पलासी नामक युद्ध भूमि जो है वह कहाँ है, तो यह आपको पश्चिम बंगाल में है। पलासी का युद्ध जो है वह किस नदी के किनारे हुआ था, तो वह आपको भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। पलासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी, सिराजुद्दौला की, और उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके जगह मीर जाफर को क्या हुआ था कि शासक बनाया गया था। और यहीं से क्या हुआ था कि संपूर्ण बंगाल पर क्या था कि अंग्रेजों का मतलब वर्चस्व जो था धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो 11 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 12 में, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वो आपको ऑप्शन ए यानी कि झेलम नदी, ऑप्शन बी चेनाब नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वो आपको सतलज नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। तो 12 का सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि हीराकुंड बांध का था तो वो आपको महानदी पर क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 13 में क्या करा है, भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि संवैधानिक उपचार की जो चर्चा है संविधान के अनुच्छेद 32 में, और यह हमारा क्या है कि अभी वर्तमान में 6ठा मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। और ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है यानी कि अनुच्छेद 32 यह भारतीय संविधान की आत्मा है। ऐसा कौन कहे थे, तो आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहे थे। तो देखिए वहीं कह रहा है कि भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है। ए में कह रहा है केवल भारतीय नागरिकों को, बी कह रहा है किसी मौलिक अधिकार के अतिक्रमण होने पर सभी व्यक्तियों को, ऑप्शन सी सभी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, ऑप्शन डी कह रहा है केवल अपकृत व्यक्ति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सभी व्यक्तियों को जिसको मौलिक अधिकार प्राप्त है उसको लागू करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है कि संवैधानिक उपचार के जो अधिकार है उसका प्रयोग कर सकता है। तो 13 का सही आंसर सी हो जाएगा। 14 में, दिल्ली के प्रथम सुल्तान, ठीक है ना, देखिए ध्यान से क्या करा है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वह कौन थे। तो देखिए ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको हम लोग MBT के नाम से जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन मोहम्मद, बहलोल लोदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है ना, इसने क्या किया था कि बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी अपनाया था। इस चीज़ को भी याद रखना है, ठीक है ना। तो 14 का सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। ये इनका संबंध जो है तुगलक वंश से है। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इनका शासनकाल 1325 से 1351 है। इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है ना। नसीरुद्दीन मोहम्मद, इसके शासनकाल में क्या हुआ था कि तैमूर
का जो आक्रमण था वह भारत पर शुरू हुआ था, ठीक है ना। फिर है बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। 15 में डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 10 अगस्त 1972, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1972, ऑप्शन सी 14 नवंबर 1972, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो है 5 सितंबर 1972। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1972। तो देखिए, तो डाकघर से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को याद रखना है, जैसे पिन कोड की शुरुआत तो ये आपको 1972 में हुई थी, ठीक है ना। इसके अलावा स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत यह आपको 1986 में हुई थी, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि विश्व डाक दिवस जो होते हैं वो आपको 9 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि भारत में प्रथम डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपको कोलकाता में कब स्थापित किया गया था? 1774 में। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो 15 का सही आंसर भी हो जाएगा। 16 में 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए विश्व एड्स दिवस, ऑप्शन बी विश्व मधुमेह जागृति दिवस, ऑप्शन सी विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन डी विश्व जनसंख्या दिवस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी विश्व मधुमेह जागृति दिवस। तो देखिए, तो यहाँ से ऑप्शन ए है विश्व एड्स दिवस, तो यह आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व मधुमेह जागृति दिवस 27 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस यह आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 16 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 17 में क्या कर रहा है? 1833 का चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा आपको मतलब ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले। यानी कि भारत में जो प्रथम विधि आयोग 1834 में बना था उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 में ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखिए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला जो पहला भारतीय था, ऑप्शन ए करा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी DN वाचा, ऑप्शन सी बहराम जी M मालावारी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी 1892 में क्या हुए थे कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी किस दल से क्या हुए थे कि आपको चुनाव जीतकर ब्रिटेन की संसद में पहुंचे थे? तो वो आपको लिबरल पार्टी यानी कि उदारवादी दल से, ठीक है ना। और कहाँ से चुनाव जीते थे? तो फिंसवरी से, ठीक है ना। और ये जो दादा भाई नौरोजी है इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का बायोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 18 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 19 में क्या करा है? मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी याद में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी राजीव गांधी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के क्या थे? प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है ना। मात्र ये आपको 40 साल की उम्र में ही क्या हुए थे कि प्रधानमंत्री बन गए थे, ठीक है ना। तीन चीज़ों को आपको याद रखना है, यानी कि सबसे कम उम्र में, ठीक है ना। चलिए इंदिरा गांधी जो कि हमारे देश की प्रथम महिला क्या थी कि आपको प्रधानमंत्री बनी थी। आचार्य विनोबा भावे इन्होंने भूदान आंदोलन को शुरू किए थे। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह के ये प्रथम क्या थे? सत्याग्रही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्हें अजातशत्रु और देश रत्न के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो 19 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 20 में आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की घटना है। ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।